Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I'm also fine. So let's start today's class, that is Financial Administration, Chapter 8 of M. लक्ष्मीकांत बुक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 8 जो कि एम लक्ष्मीकांत बुक से लिया गया है, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। तो अभी तक हम चैप्टर 7 चैप्टर अभी तक हमने कवर कर लिया है इस बुक से। आज हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि चैप्टर 8 है उसको कवर करेंगे। अभी जैसा हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव रनिंग के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिलमेंट करने के लिए। तो हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन किससे रिलेटेड था? वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स से, मतलब कि एम्प्लॉय से, अफसर से, वर्कर से, इससे रिलेटेड था। तो हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते थे, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट था सब कुछ देते थे। उसमें हमारा रिक्रूटमेंट होता था एम्प्लॉय का, ट्रेनिंग होता था, प्रमोशन होता था, पे अलाउंसेस होता था, सर्विस कंडीशन होता था, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, दैट इज रिफर टू द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन या पर्सनल मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या लेबर वेलफेयर मैनेजमेंट सब बोलते थे। तो अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बिना फाइनेंस मतलब, या फाइनेंस का मतलब मनी, फंड से है। अगर बिना पैसे के वो क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकता है? नहीं कर सकता। और प्रेजेंट सिनेरियो में तो विदाउट मनी कोई 1 मिनट भी नहीं चल सकता। मतलब चलने को तो चल सकता है, बट वही है ना, इफेक्टिव रन नहीं कर सकता। यहाँ कहने का ये तात्पर्य है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अभी हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। बाकी जो हम पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे पूरे गवर्नमेंट के लिए पढ़ेंगे। तो जस्ट अभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़े कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्या है, डिफरेंट मान लीजिए डिपार्टमेंट है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो एम्प्लॉय होंगे, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, उनको एम्प्लॉय बोलेंगे। और जो एसेट्स वगैरह हो गए, जो वहाँ पे मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर होंगे, टेबल होंगे, चेयर होंगे, कूलर, फ्रिज जो भी होंगे, एसेसरीज होंगे, ये सब क्या हो गए, हमारे एसेट्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हो गए। इनको मतलब कि इस सब के इफेक्टिव रन के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को सैलरीज देने के लिए, एसेट के कॉस्ट को, एसेट खरीदने के लिए सब क्या है, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि पैसों की जरूरत पड़ेगी। तभी तो जाके हमारा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रन करेगा। तो इसलिए हमारा क्या है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी है फॉर द इफेक्टिव रनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए होल। अब देखिए, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, और इससे क्या है, सब कुछ हमारी जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज आएगी, जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होगी, वो क्या करेगी, उस रिलेट होगी, फाइनेंस से रिलेट होगी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया कि एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट इज इम्प्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हो रहा है, मतलब गवर्नमेंटल एक्टिविटीज हो रही है, वो किससे है, हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से कंसर्न है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा मान लीजिए कोई भी स्कीम है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आई कि हमें रोड बनाना है। रोड मतलब रूरल एरिया में रोड डेवलपमेंट करना है, रोड बनाना है। तो इसके रोड बनाने के लिए हमें क्या है, जरूरत पड़ेगी, फंड की जरूरत पड़ेगी। और वो फंड कहाँ से आएगा? सोचने वाली बात है, फंड आएगा कहाँ से? गवर्नमेंट लाएगा कहाँ से, कैसे लाएगा? तो उस फंड को अवेलेबल कराने के लिए, गवर्नमेंट के पास अवेलेबल फंड कराने के लिए, ताकि गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग हो स्मूथ चल सके, तो उसके लिए हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। विदाउट इफेक्टिव फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नो फंड इज अवेलेबल एट द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के पास कोई फंड अवेलेबल नहीं होगा। अब जब गवर्नमेंट के पास फंड अवेलेबल नहीं होगा, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, हमारे एसेट्स वगैरह होंगे, उनको सैलरीज देने के लिए, उनके लिविंग कॉस्ट के लिए, उनके अपना जो रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उनको सैलरी चाहिए। और सैलरी कहाँ से आएगा? जब गवर्नमेंट के पास फंड रहेगा तभी तो गवर्नमेंट सैलरी देगी। तो इसीलिए हमारा इफेक्टिव फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज।
सो आज हम देखते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा दो टर्म से मिलकर बना है। देखिए यहाँ के एक फाइनेंशियल, एक है एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ फाइनेंशियल का मतलब होता है मॉनेटरी, मॉनेटरी मीन्स मनी, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आपको पता है टू मैनेजमेंट, टू मैनेज अफेयर्स। तो इसका मतलब हमें जो मॉनेटरी का जो मैनेजमेंट देखना है, पैसों की जो हमें मैनेजमेंट करना है, वही हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और जो हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इंस्ट्रूमेंट, इसका एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ये क्या करता है, रन करता है। उसको बोलते हैं हम बजट, बजट। और हमारा सारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इसी बजट के अराउंड रिवॉल्व करेगा, इसी बजट के अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अब कैसे रिवॉल्व करेगा, तो हमारा बजट क्या है, बजट बेसिकली क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर का, किसी भी फाइनेंशियल ईयर। अब बोलोगे फाइनेंशियल ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर बेसिकली एक होता है, पूरे एक ईयर को बोलते हैं, एक क्या अपकमिंग ईयर को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, जो कि हर एक कंट्रीज में अलग अलग डिसाइडेड है फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए। उसको जो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज ने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के लिए क्या है फाइनेंशियल ईयर डिसाइडेड किया गया है। जैसे अपने इंडिया में है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारे इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर है। तो हमारा जो बजट होगा, बजट होगा बेसिकली क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें सारा फाइनेंशियल प्लान क्या होगा, उसमें लिखा होगा फॉर द अपकमिंग ईयर के लिए। तो उसको बोलते हैं हम बजट बोलते हैं। और बजटरी साइकिल देखिए आपको समझना बहुत ही जरूरी है। बजटरी साइकिल क्या होता है, बजटरी साइकिल बेसिकली होता है बजट को बनाने से लेके, बजट को मतलब फार्मूलेशन से लेके, उसको इनेक्टमेंट से लेके एग्जीक्यूशन तक प्रोसेस को बोला जाता है बजटरी साइकिल। मतलब कि बजट को बनाना, उसको इनेक्टमेंट करना, उसको फार्मुलेट करना, उसको ऑडिट भी करना, कि वो ऑडिट करना, ऑडिट का मतलब होता है कि हम उसको चेक से मतलब कि कंट्रोल कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं कि जो हमारा फंड्स थे वो सही जगह यूज हुए कि नहीं हुए, कितना हुए, क्या हुए, सब कुछ बोला जाता है ऑडिट, मतलब अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये हमारा जो बजटरी साइकिल है, देखिए हमारा ये है बजटरी साइकिल। बजटरी साइकिल बेसिकली बजटरी हो गया, तो इसमें होगा बजट फार्मूलेशन, इनेक्टमेंट होगा, एग्जीक्यूशन होगा, एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट होगा। तो देखिए ये सारा जो टर्म्स हैं, फार्मूलेशन, बजट इनेक्टमेंट, बजट एग्जीक्यूशन, एक बजट अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, तो इस सारे साइकिल को बोला जाता है बजटरी साइकिल। और जो हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी सारे प्रोसेस को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। तो इसी को सारे प्रोसेस को, मतलब कि बजट से लेके, बजट को बनाने से लेके, एग्जीक्यूट करने से लेके, उसको ऑडिट करना ही क्या होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली यही ये फंक्शन परफॉर्म करेगी, और उसको कैसे करेगी, इफेक्टिव वे में परफॉर्म करेगी। तो इसी को हमारा बोला जाता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो आइए अब समझते हैं बजट के कंसेप्ट एंड उसके फॉर्म्स क्या क्या हैं। बेसिकली बजट कंसेप्ट्स एंड फॉर्म्स। Financial administration is an important facet of public administration. It operates through the instrument of budget and encompasses the entire budgetary cycle. देखिए कंसेप्ट ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट, बजट का कंसेप्ट मैंने बता दिया और बजटरी साइकिल को बता दिया। दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, इनेक्टमेंट ऑफ बजट, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ बजट। ये हो गया हमारा बजटरी साइकिल। और बजट क्या हो गया, बेसिकली बजट क्या है, हमारा एक बेसिकली स्टेटमेंट है जिसमें फाइनेंशियल प्लान पूरा अपकमिंग ईयर का निहित होता है, उसमें मतलब वेस्टेड होता है, लिखा होता है, और जो कि हमारे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। नाउ सी, अकॉर्डिंग टू सीपी भमरी, द टर्म बजट वाज यूज्ड इन इट्स प्रेजेंट सेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1773। राइट डाउन, एवरीवन राइट डाउन। बजट जो अपने प्रेजेंट सेंस में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1773 में। और कहाँ हुआ था, इन सटायर इंटाइटल, इन सटायर मतलब होता है व्यंग्यात्मक ढंग में, जिसका इंटाइटल था ओपनिंग द बजट डायरेक्टेड अगेंस्ट वॉलपोल्स फाइनेंशियल प्लान फॉर द ईयर्स। वॉलपोल फाइनेंशियल प्लान फॉर द ईयर में एक सटायरे
मतलब सटायरे मतलब क्या होता है, व्यंग्यात्मक तंत्र से कुछ भी मतलब आर्टिकल्स वगैरह रहेगा, जिसका इंटाइटल था ओपनिंग द बजट डायरेक्टेड अगेंस्ट वॉलपोल्स फाइनेंशियल प्लान फॉर द ईयर। उसमें सबसे फर्स्ट टाइम 1773 में टर्म बजट यूज किया गया था। राइट डाउन। नाउ सी द सिग्निफिकेंस। अब देखिए डायरेक्ट में बजट का सिग्निफिकेंस मतलब कि बजट क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, उस इस कंटेंट पे हम लोग आए हैं। तो अब बेसिकली बजट का सिग्निफिकेंस को लेके हमें जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने टर्म्स में बजट का इंपॉर्टेंस को बताया है। आइए एक एक करके देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है बजट का। Significance: the popular statement made on the importance of financial administration to the governmental administration are mentioned below. Now see what LD White से LD White का स्टेटमेंट देखिए बेसिकली जो स्टेटमेंट इसमें बताया है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका मतलब कि हाईली एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आने के लिए, मैं उसको बता दूंगा, आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, वो पक्का आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा, मतलब कि उसमें से चांस रहेगा। बेसिकली नॉर्मली मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। CLD वाइट का स्टेटमेंट क्या है सिग्निफिकेंस को लेके। एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हैज इट्स फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इधर क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द ट्रेजरी और मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन टू इट। देखिए LD वाइट ने बोला है कि एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हैज इट्स फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, मतलब कि जो भी मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट क्या है, हमारा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन से होता है। जैसे कि क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द ट्रेजरी, अगर क्रिएटिंग अ चार्ज मतलब जैसे हम कोई भी रोड वगैरह बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो उसके जो कॉस्ट होगा, उसका एक्सपेंडिचर होगा, स्पेंडिंग होंगे, वो कहाँ से होगा, ट्रेजरी से लिया जाएगा। आर मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन टू इट, और ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट जो कि ट्रेजरी में क्या कर रहा है, रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जैसे कि टैक्स हो गए, फीस हो गए, इस सब क्या है, ये भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है। देखिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट से क्या होती है कि हमें ट्रेजरी से पैसे हम लेते हैं, स्पेंड करते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऐसे हैं जिसमें हम ट्रेजरी में पैसे डालते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली जिसमें हम ट्रेजरी में चार्ज करते हो तो हमारे हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह चीज़ें हो गए, पब्लिक वेलफेयर के जो काम करेंगे। बाकी जो पब्लिक से हम जो टैक्सेस वगैरह लेंगे, फी लेंगे, वो हमारा क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया ट्रेजरी को। तो मतलब देखिए ना, दोनों चीज़ें बैलेंस में चल रहा है। एक जगह हम पब्लिक से पैसे ले रहे हैं और दूसरा जगह पब्लिक के लिए हम उस पैसों को यूटिलाइज कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बजट भी क्या है, बजट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। नाउ सी ग्लैडस्टोन का स्टेटमेंट देखिए, बजट आर नॉट मेयरली मैटर्स ऑफ अर्थमेटिक बट इन द थाउजेंड वे गो टू द रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल, द रिलेशन ऑफ क्लासेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ किंगडम। देखिए ग्लैडस्टोन जी ने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट दिया कि जो हमारा बजटरी सिस्टम, अब देखिए हम पैसे का लेन देन की बातें हो रही है, कैसे रिवेन्यू को हम जनरेट कर रहे हैं, कैसे रिवेन्यू को खर्च कर रहे हैं। बेसिकली अगर देखो तो कहीं ना कहीं पैसे की बात है, बट बजट क्या है, बजट क्या है, कोई अर्थमेटिक मैटर्स नहीं है। वो क्या है, वो एक तरीका है किसी के मतलब इंडिविजुअल के प्रॉस्पेरिटी के रूट तक जाने का, क्लासेस के रिलेशन को जानने का, किसी के किंगडम का स्ट्रेंथ जानने का क्या है, एक तरीका है, एक वे है। प्लोडेन कमिटी देखिए क्या बोला है, बजट इज ए प्रोसेस इन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर आर यूज टू इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए बजट क्या है, प्रोसेस है जो कि विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, टैक्स लेना, एक्सपेंडिचर खर्चे करना, आर यूज टू इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ इकोनॉमी। FA निग्रो जी ने देखिए क्या बोला है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस टुडे फॉर द सिंपल रीजन दैट while there seem to be no limit to what we may ask of the government, there is always a limit to the funds available। देखिए FA निग्रो जी ने बोला है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल इंपॉर्टेंस है आज के समय में, बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि पब्लिक गवर्नमेंट से कुछ भी मांग सकता है आज के टाइम, उसका कोई भी लिमिट नहीं है, बट गवर्नमेंट के पास फंड अवेलेबल हो, इसकी लिमिट्स है। तो इसलिए हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी है, उसको बना के रखना है ताकि कोई भी हमें ऐसा अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाए, उसको टैकल करने के लिए हमें फंड की जरूरत होती है। अब देखिए ये स्टेटमेंट आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब यहाँ से सारा जो भी स्टेटमेंट आएगा सब इंपॉर्टेंट आएंगे। देखिए जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप लोग तो लिख लीजिए, पक्का आने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर के PYQs वगैरह आप उठा के देख लीजिए, सब पूछे हुए स्टेटमेंट है। अब देखिए एरन वाइल्ड-स्काई जी ने क्या बोला है इंपॉर्टेंस को लेके, बजट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए लाइफ ब्लड से कंपेयर किया है, बेसिकली बताया कि जैसे ह्यूमन बॉडी को चलने के लिए, इंसान को जिंदा रहने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, वैसे ही गवर्नमेंट को चलने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। कौटिल्य जी ने देखिए क्या बताया है,
ऑल अंडरटेकिंग्स डिपेंड्स अपॉन फाइनेंस, हेंस फॉरमोस्ट अटेंशन शैल बी पेड टू द ट्रेजरी। देखिए अंडरटेकिंग्स मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसेज, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबकी बात की गई है। तो जितने भी अंडरटेकिंग्स हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, फाइनेंस पे। सो इसलिए क्या जरूरी है, हमें जो ट्रेजरी है हमारा कोष है, कोष जिसे बोलते हैं ना कोष, उसको इंपॉर्टेंस देना है, अटेंशन सबसे ज्यादा ट्रेजरी पे देना है। नाउ सी हुअर कमीशन ने क्या बोला है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द कोर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। उन्होंने हुअर कमीशन ने बोला है कि जो हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोर है मॉडर्न गवर्नमेंट का। नाउ विलोबी ने क्या बोला, देखिए विलोबी ने बजट इज एन इंटीग्रल एंड इंडिस्पेंसिबल टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रल एंड इंडिस्पेंसिबल टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, आप लोग उसको प्लीज राइट डाउन कर लीजिए और एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे वीकली आप लोग एक बार देखते रहिए ताकि रिमेंबर हो, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे स्टेटमेंट। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉयड जॉर्ज जी का स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट इज फाइनेंस। इतना ही है और बहुत ही पूछा हुआ है, बहुत बार एमसीक्यू में आया हुआ है। गवर्नमेंट इज फाइनेंस है, किसका स्टेटमेंट है, बेसिकली 4 स्कॉलर का नाम दे देगा, बताना पड़ेगा आपको कौन सा राइट है। सी राइट डाउन, लॉयड जॉर्ज जी ने बोला है गवर्नमेंट इज फाइनेंस। नाउ चलते हैं मीनिंग की ओर। अब देखते हैं जो हमारा बजट है वो उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम बजट को समझ गए तो वही हमारा क्या है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। बेसिकली हमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बजट पढ़ना है, न कि हमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मनी वाला जो मॉनेटरी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, और वो हमारा जो बजटरी साइकिल है उसी को प्रोसेस को हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो बजट के बारे में एक एक करके देखेंगे, मीनिंग ऑफ बजट और कितने टेक्निक्स या फॉर्म्स है बजट के, और ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे धीरे धीरे करके, सब कुछ एक एक करेंगे। कुछ देखिए स्किप करने वाला नहीं हूँ मैं, एक एक चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। कहीं भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में करके वो आप अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। सी द टर्म बजट इज डिराइव फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड। देखिए बजट क्या है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। और आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो हर एक जो टर्म आएंगे जो कि कुछ लैटिन वर्ड से होंगे, कुछ ग्रीक वर्ड से होंगे, कुछ इंग्लिश वर्ड्स होंगे, तो सबको आपको याद रखना है कौन सा चीज किससे हुआ। जैसे गवर्नेंस, कुबेरनऊ से, ये सब चीजें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रे, ये सब चीजें आपको याद रखना है कि कौन सा टर्म किससे डिराइव हुआ है। सो आइए देखते हैं, जो हमारा टर्म बजट है वो इंग्लिश वर्ड से डिराइव है, जिसका मतलब होता है बोगेट। बोगेट का मतलब होता है सैकार पाउच मतलब एक लेदर का बैग। एक लेदर का बैग ऐसे होता है ना, लेदर का बैग, वो लेदर के बैग को क्या किया है बताता है हमारा बजट। एंड इट वाज अ लेदर बैग फ्रॉम विच द ब्रिटिश चांसलर ऑफ एक्सचेकर एक्सट्रैक्टेड हिज पेपर टू प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट टू द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल प्रोग्राम फॉर द इंसुइंग फिस्कल ईयर। अब देखिए फर्स्ट टाइम देखिए कोई ऐसा था कि नहीं कि उसको एक टर्म यूज किया गया हो, एक टर्म यूज मतलब इंडिकेट किया गया है बेसिकली। और किसको ये एड किया गया था, ब्रिटिश के जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, ब्रिटिश के चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, वो गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल प्रोग्राम था अपकमिंग ईयर के लिए, उसका डॉक्यूमेंट बेसिकली एक लेदर बैग में लेके गए थे, पार्लियामेंट में पेश किए थे वहीं से निकाल के उस बैग से। तो जाके इसीलिए वो जो हमारा बजटली मतलब प्लान हो गया, फाइनेंशियल प्लान, उसको बजट बोला गया, क्योंकि उस हम लेदर बैग से निकाले थे वो डॉक्यूमेंट अपना। ब्रिटिश के जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का फाइनेंशियल प्रोग्राम का पूरा चिट्ठा था, जिसको बोलते हैं ना आप लोग चिट्ठा, अपने हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उस लेदर बैग में रखे थे, वो पार्लियामेंट में वो वहाँ पेश किए थे, मतलब कि प्रेजेंट किए थे लेदर बैग से निकाल के। तो बेसिकली जो बजट है वो बोगट बोला जाता है ब्रिटिश में, और उसको एक लेदर बैग से इंडिकेट किया गया है, तो वही आके हमारा हुआ बजट। फ्रॉम दैट एसोसिएशन इट केम टू मीन द पेपर्स देमसेल्व्स स्पेशली दोज कंटेनिंग फाइनेंशियल प्रपोजल। सम ऑफ द डिफिनेशन ऑफ बजट आ रहा। अब तो देखिए मीनिंग रहा, कुछ डिफिनेशन देखते हैं बजट का, कि देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलर्स हैं, डिफरेंट उन्होंने अपने तरीके में बजट को डिफाइन किया है। एक एक करके देखते हैं। देखिए इस बजट के डिफिनेशन से भी लेके बहुत सारे एमसीक्यू आ रहे हैं बेसिकली, इसको आप स्टेटमेंट के तौर पे ले सकते हो। तो जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा एग्जाम में आने की, मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। सी फर्स्ट स्कॉलर हमारे हैं हेरोल्ड आर ब्रूस जी ने देखिए बजट को कैसे डिफाइन किया है। ए बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन एडवांस ऑफ द ओपनिंग ऑफ अ फिस्कल ईयर्स। देखिए ब्रूस जी ने बोला है कि बजट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि एडवांस में प्रिपेयर किया जाता है फॉर द ओपनिंग ऑफ फिस्कल ईयर। जो फिस्कल ईयर को ओपनिंग के लिए एक एडवांस में एक
स्टेट जो कि उसके फाइनेंशियल प्लान का एडवांसमेंट में स्टेटमेंट होता है। years of the estimated revenues and proposed expenditures of the given organization for the ensuing fiscal years। अब देखिए वो स्टेटमेंट किस चीज के लिए आया होगा, स्टेटमेंट बेसिकली क्या होगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू को क्या करेगा, उसमें सारा उसका हिसाब रहेगा, वो बेसिकली स्टेटमेंट रहेगा, एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके देखिए, यहाँ पे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताया गया है फॉर द इंसुइंग फिजिकल ईयर्स। विनय जी ने देखिए क्या डिफाइन किया है, बजट इज ए डिटेल ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स, ए कंपैरेटिव चार्ट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर एंड over and above this it is an authority and direction of the competent authority given for the collection of revenues and expenditure of public money। अब देखिए विनय जी ने डिफाइन किया कि बजट क्या है, एक डिटेल एस्टिमेटेड ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का एक डिटेल एस्टिमेट है, जिसमें क्या होगा, कंपैरेटिव चार्ट होगा, किसका होगा, रेवेन्यूज का एंड एक्सपेंडिचर का, एंड ऑल्सो क्या करेगा, एक अथॉरिटी होती है। बजट क्या होती है, अथॉरिटी होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट को ऑथराइज करती है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सको, और पब्लिक मनी का एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है कि पब्लिक मनी को आप कैसे खर्चा करोगे, पब्लिक मनी को कैसे बनाओगे, रेवेन्यू जनरेट कैसे करोगे, इसकी एक अथॉरिटी दी जाती है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो हमारी क्या है, बजट एक अथॉरिटी भी होती है। और रेने गेज जी ने देखिए क्या बोला है, रेने गेज जी ने, द बजट इज इन ए मॉडर्न स्टेट इज ए फोरकास्ट एंड एन एस्टीमेट ऑफ ऑल पब्लिक रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंस एंड फॉर सर्टेन एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट्स एंड ऑथराइजेशन टू इनकर देम एंड कलेक्ट देम। देखिए रेन गेज जी ने बोला कि जो बजट होता है हमारे मॉडर्न स्टेट में एक क्या होता है, फोरकास्ट होता है। और किस चीज का फोरकास्ट होगा, एक एस्टीमेट्स ऑफ पब्लिक रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंस, पब्लिक रिसिप्ट एंड पब्लिक एक्सपेंस का होगा, एंड फॉर सर्टेन एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट एंड ऑथराइजेशन टू इनकर देम एंड कलेक्ट देम। और बाकी जो एक सर्टेन एक्सपेंस एंड रिसिप्ट किसका होगा, जो पब्लिक मनी का होगा, उसको क्या करेगा, ऑथराइज करेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि जो पब्लिक मनी को कैसे एक्सपेंड करो या तो पब्लिक रिवेन्यू कैसे जनरेट करो, इसका एक ऑथराइजेशन भी होता है। नाउ सी डायमॉग जी ने क्या बोला है, ए बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान समराइजिंग द फाइनेंशियल एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट, स्टेटिंग अ करंट प्लान एंड प्रोजेक्टिंग इट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। देखिए डैमॉग जी ने बोला है कि जो हमारा बजट होता है वो क्या होता है, फाइनेंशियल प्लान को समराइज करता है, जिसमें एक फाइनेंशियल एक्सपीरियंस होता है पास्ट ईयर का, और एक करंट ईयर का जो प्लान होगा उसको क्या करेगा, वो समराइज करेगा, जिसमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए प्लान जो कि फ्यूचर में होने वाला है उसको क्या करेगा, समराइज करेगा। देखिए मुनरो जी ने क्या बोला है, बजट इज ए प्लान ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द इनकमिंग फिजिकल ईयर। देखिए मुनरो जी ने बोला कि बजट क्या एक प्लान है किसका, फाइनेंसिंग फॉर द इनकमिंग फिजिकल ईयर के लिए। दिस इन्वॉल्व्स एन itemized estimates of all revenues on the hand and all expenditure on the other hands। टेलर जी ने देखिए क्या बोला है, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। टेलर जी ने टेलर जी ने बोला कि बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ डेफिनिट पीरियड, मतलब कि गवर्नमेंट का कोई भी फाइनेंशियल प्लान हो फॉर अ डेफिनिट पीरियड के लिए उसको बोला जाता है बजट। रेने स्टोरम में जी ने बोला है, देखिए रेने स्टोरम जी ने क्या बोला है, बजट इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग प्रीलिमिनरी अप्रूव्ड प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। देखिए भी बहुत सिंपल एंड बहुत ही सिंपल और इजी डिफिनेशन आप बजट का बोल सकते हो। अगर आपको मान लीजिए इनके बजट का कोई डिफिनेशन पूछ रहा है तो ये बजट आप क्या कर सकते हो, ये डिफिनेशन दे सकते हो रेने स्टोरम जी का, कि बजट इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ प्रीलिमिनरी अप्रूव्ड प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स। नए और देखिए वर्ल्ड वाइड स्काई का क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। वाइल्ड स्काई जी का देखिए स्टेटमेंट है, ए बजट इज अ सीरीज ऑफ गोल विद प्राइस टैग अटैच्ड, प्राइस टैग अटैच्ड। जैसे आप लोग मॉल में जाते हैं, कोई भी कपड़ा हो, कुछ भी हो, शूज हो, कोई भी आइटम्स हो, उस पर देखा होगा प्राइस लगा होता है कि इतने प्राइस का है। तो इसी तरह वाइल्ड स्काई ने बोला कि बजट क्या एक सीरीज ऑफ गोल है, एक सीरीज ऑफ गोल है जिसमें हर एक गोल का एक प्राइस टैग किया जाएगा, मतलब एक प्राइस उसका डिफाइन किया जाएगा कि उसमें कितना कॉस्ट आएगा, उस गोल को पूरा करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर आएगा, तो उसको बोला जाता है बजट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो मैंने हाईलाइट किया है उसको आप लोग लिख लीजिएगा, और बेसिकली आएगा ही आएगा कोई ना कोई करके। देखिए अभी बहुत सारे बजट से लेकर डिफिनेशन है बहुत सारे स्कॉलर का, तो एक बार आप लोग भी गो थ्रू हो जाइएगा, मोटी मोटा अगर समझ लीजिएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ सी द फंक्शन
एंड फंक्शन ऑफ द बजट। अब बजट के क्या क्या फंक्शन होंगे, कुछ पॉइंट हाईलाइट किए जा रहे हैं रिगार्डिंग फंक्शन और पर्पज ऑफ द बजट को लेके। सी, पहला पहला फंक्शन देखिए, इट इंश्योर द फाइनेंशियल एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। अब देखिए थ्रू बजट का क्या पर्पज है, फंक्शन क्या है कि बजट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लीगल अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, किसका, एग्जीक्यूटिव का। और कौन करेगा, लेजिस्लेचर करेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा फंड अलॉट करता है हमारा एक लेजिस्लेचर अलॉट करता है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो फर्स्ट लाइन रहेंगे, लाइन एजेंसी जो रहेंगे, जो मतलब प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या करेगा, फंड देगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को उनके इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए। तो अब बजट है क्या है, बजट में ईच एंड एवरीथिंग क्या होगा, डिफाइन होगा। जैसा कि हमने वाइल्ड स्काई का स्टेटमेंट देखा था, बजट क्या है, एक सीरीज ऑफ गोल है जिसमें प्राइस टैग किया होगा। प्राइस टैग मतलब उसका हर एक प्लान का, हर एक स्कीम का कॉस्ट डिफाइन होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा। मान लीजिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को पार्लियामेंट ने 10 करोड़ रुपया दिया सैनिटाइजेशन के लिए। तो देखिए क्या हो गया, सैनिटेशन प्रोग्राम एक गोल हो गया हमारा, और उसका प्राइस टैग हो गया ना 10 करोड़ में हमें सैनिटाइजेशन प्रोग्राम पूरे कंट्रीज में करना है। तो अब देखिए, अब बजट थ्रू किसके हुआ है, थ्रू बजट के थ्रू हुआ। बजट में सब चीजें क्या हुआ, लिखा जाएगा, दिया जाएगा, फंड अलॉट किया जाएगा। तो अब जब जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होगा तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या करेगा, जो एक गोल होगा उसका सैनिटाइजेशन गोल का, इसका सारा एक्सपेंडिचर, इसका सारा चिट्ठा, मतलब इसमें कैसे एग्जीक्यूट हुआ, कितना पैसा लगा, कितना लेवल में एग्जीक्यूट किया गया, सब कुछ क्या होगा, इसका रिकॉर्ड देगा किसको, लेजिस्लेचर को। तो देखिए कहीं ना कहीं क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी हुई, लीगल अकाउंटेबिलिटी हुई, किसका, एग्जीक्यूटिव को, किसके, लेजिस्लेचर ने किया। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है, पर्पज है बजट का। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट टू सुपेरियर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्की। अब देखिए मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हमारा सुपेरियर है, यहाँ पे सारे सबऑर्डिनेट्स हैं। तो सुपेरियर ने गोल सेट कर दिया कि सबऑर्डिनेट को लीजिए आपको 100 रुपये में टारगेट करवाना है। तो अब हमारा सबऑर्डिनेट जो होगा वो 100 रुपये में ही जो टास्क होगा उसको अकम्प्लिश करेगा। तो इससे हमारा क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया किसने, सीनियर ने, किसको, सबऑर्डिनेट को। तो किया हुआ थ्रू बजट के थ्रू ही होगा। ये सब चीज़ें डिफाइन होंगी बजट में कि कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए या कुछ भी प्लान होगा उसका हर एक चीज़ डिफाइन होगा, कितने कॉस्ट में करना है। नाउ थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी टू सर्व द फंक्शन ऑफ एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। अब देखिए जो हमारा बजट है, बजट क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसके थ्रू हमारा क्या होगा, जो फंड्स होंगे वो क्या होंगे, एलोकेट होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, स्टेबलाइज होंगे। एंड फोर्थ पॉइंट है, इट फैसिलिटेट द एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन एंड सीरीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए बजट के थ्रू क्या होगा, हमारा फंड क्या होंगे, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जाएंगे, तभी जाके हमारा डिपार्टमेंट क्या होगा, सारे अपने जो सर्विस होंगे, फंक्शन होंगे, वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इट फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एज इट्स यूनिफाइज द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनटू अ सिंगल प्लान। अब देखिए जो हमारे वेरियस गवर्नमेंट के प्लान्स होंगे उनको क्या होगा, एक सिंगल प्लान में क्या किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा थ्रू बजट के द्वारा। नाउ सी द प्रिंसिपल्स ऑफ बजट। अब देखिए बजट के क्या प्रिंसिपल होते हैं, कि बजट कैसा होना चाहिए। बेसिकली बजट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए कि हमारा बजट इसी अकॉर्डिंग बनना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ साउंड बजट। अब देखिए यहाँ बोल दिया साउंड बजट, अगर साउंड की बात की गई है तो मतलब कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा साउंड। साउंड मतलब फेयर बजट का, जो फेयर बजटिंग होगी उसके क्या प्रोसेस है। पहला प्रिंसिपल देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल बजट के लिए, बजटिंग के लिए, बजटिंग बेसिकली क्या है, आप देखिए बजटिंग क्या है, बजटिंग बेसिकली प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान टू ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंस, इंश्योरिंग फंड्स आर एलोकेटेड टू मीट फाइनेंशियल गोल्स, रिड्यूस डेब्ट एंड अचीव स्टेबिलिटी। तो क्या है, बजटिंग बेसिकली हमारा बजट के प्रोसेस को बोला जाता है बजटिंग। जो बजट का प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है बजटिंग। और इस प्रोसेस से क्या होगा, हमारा जो फंड्स होंगे बेसिकली क्या होंगे, एलोकेट किए जाएंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द इफेक्टिव रनिंग। तो उसको हम क्या देखते हैं, उसको प्रिंसिपल देखते हैं, बजटिंग का प्रिंसिपल क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए जो पहला हमारा प्रिंसिपल बताया गया है, बजट शुड बी ऑन एनुअल बेसिस। अब देखिए जैसा इसका नाम है, इसमें खुद ही सजेस्ट कर रहा है, अगर आप आइडिया लगाएंगे कि बजट शुड बी ऑन एनुअल बेसिस, मतलब कि जो हमारा बजट होगा वो एनुअल बेसिस पे प्रिपेयर किया जाएगा। मतलब कि जो हमारा
पार्लियामेंट जो हमारा लेजिस्लेचर फंड अलॉट करेगा एग्जीक्यूटिव को 1 साल के लिए करेगा, बेसिकली 1 ईयर के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर जिसे बोलते हैं, और उसी फाइनेंशियल ईयर में जो भी उसको फंड दिया जाएगा वो अपना उसमें रन करे अपने ऑर्गेनाइजेशन को। सी दिस मीन्स दैट द लेजिस्लेचर शुड ग्रांट मनी टू द एग्जीक्यूटिव फॉर 1 ईयर ओनली। दिस प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी ऑफ बजट इज कंसिडर्ड आइडियल बिकॉज, अब देखिए अब 1 साल के लिए क्यों बोला गया इसको आइडियल, 1 साल क्यों आइडियल माना गया, क्यों? क्योंकि इसके भी कुछ रीजन उन्होंने क्या किया, सपोज किया, जैसे ए ईयर इज द ऑप्टिमम पीरियड फॉर विच द लेजिस्लेचर कैन अफोर्ड टू गिव फाइनेंशियल अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट। मतलब कि बताया गया कि 1 साल क्या है, ऑप्टिमम पीरियड है जो कि लेजिस्लेचर अफोर्ड कर सकता है, क्या सर, टू गिव फाइनेंशियल अथॉरिटी टू एग्जीक्यूटिव, कि फाइनेंशियल अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव को दे सकता है। मतलब कि 1 ही साल का ऐसा ऑप्टिमम पीरियड है जो कि लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, अथॉरिटी को ग्रांट कर सकता है, किसको, एग्जीक्यूटिव को, किसमें, फाइनेंशियल मैटर में। या तो और देखिए क्या बोला गया, क्या ए ईयर इज द मिनिमम पीरियड नीडेड बाय द एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द बजट इफेक्टिवली। अब बोला गया कि एक और रीजन बताया गया कि क्या है, एक ईयर, 1 ईयर क्या है, 1 साल क्या है, मिनिमम पीरियड है जो कि एग्जीक्यूटिव को रिक्वायरमेंट पड़ेगा कोई भी बजट को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए। या तो और देखिए ए ईयर करस्पॉन्ड्स विद द कस्टमरी मेजर ऑफ ह्यूमन एस्टिमेट्स। अब देखिए ह्यूमन मीजर को क्या बताया है, कस्टमरी मीजर्स ऑफ ह्यूमन एस्टिमेट्स को बताया है कि एक ईयर क्या होता है, करस्पॉन्ड होता है कि ह्यूमन क्या करेगा, मेजर करेगा, कोई भी एस्टिमेट है उसको बनाएगा। सो ये तो रहा बेसिकली हमें प्रिंसिपल हुआ कि जो हमारा बजट होगा वो एनुअल बेसिस पे होगा। एनुअल बेसिस का मतलब होता है बेसिकली 1 ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अब एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कब से कब होता है, आइए देखते हैं। देखिए प्रेजेंटली द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। Write down. However, the Administrative Reform Commission of India (ARC) recommended that the financial year should be from 1 November to 31 अक्टूबर होना चाहिए। देखिए हमारा जो ARC है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए 1 नवंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक होना चाहिए, बट प्रेजेंट में क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये सब राइट डाउन कर लीजिए, बेसिक सब फैक्ट्स है, डेटा है। नाउ देखिए सेकेंड प्रिंसिपल, एस्टीमेट शुड बी ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस। एस्टीमेट शुड बी ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस मतलब कि देखिए नाम बताया, जैसा इसका नाम है वैसे सजेस्ट कर रहा है, ये एक्सप्लेन खुद ही कर दे रहा है। देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है सारे कि एस्टीमेट शुड बी ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस। एस्टीमेट बेसिकली क्या होता है, असेसमेंट होता है, फोरकास्ट होता है। तो क्या होगा, डिपार्टमेंटल बेसिस में होगा, मतलब कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट अपना इंडिविजुअली क्या होगा, अपना एस्टीमेट देगा, रिवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का एस्टीमेट देगा, किसको, गवर्नमेंट को। आइए देखते हैं। दिस मीन्स दैट द एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यूज एस्टीमेट ऑफ बजट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट डायरेक्टली डीलिंग विद देम, irrespective of the fact that such expenditure or revenue is an account of another department। अब देखिए बताया गया कि ये जो डिपार्टमेंटल बेसिस होने के लिए क्यों क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या करेगा, इट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। अब क्या होगा, जैसे हर एक डिपार्टमेंट अपने प्रोग्राम का, कोई भी अपने डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर रिवेन्यू के बारे में जानकारी देंगे, मतलब स्टेटमेंट देंगे, तो उसमें क्या होगा, क्लियर आइडिया लगेगा लेजिस्लेचर को कि डिपार्टमेंट ने क्या एक्टिविटीज की हैं, क्या प्रोग्राम परफॉर्म किए हैं। इट इंश्योर द फाइनेंशियल सॉल्वेंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। और क्या करेगा, इससे जो फाइनेंशियल सॉल्वेंसी होगा ये क्या होगा, इंश्योर होगा एवरी डिपार्टमेंट का। हाउएवर, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन इन दिस रिगार्ड, द डिपार्टमेंट प्रिपेयरिंग द एस्टीमेट शुड गिव footnotes indicating the expenditure or revenue of that department dealt by another department। देखिए अब बताया गया कि जो क्यों जरूरी है, डिपार्टमेंटल बेसिस लिए जरूरी है कि जो एवरी डिपार्टमेंट क्या होगा, जस्ट लाइक फुटनोट्स देगा जो कि इंडिकेट करेगा उस डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू, और जो कि कोई और डिपार्टमेंट उससे डील करेगा, मतलब वो देखेगा उसका जो बनाएगा स्टेटमेंट। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रिंसिपल। बेसिकली अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बट ये आइडिया आपको जो हेडिंग है, हेडिंग पता होना चाहिए, बेसिकली यही पूछेगा। एस्टीमेट शुड बी ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, देखिए बजट शुड बी अ बैलेंस वन। बजट शुड बी अ बैलेंस वन। अब देखिए बैलेंस वन के लिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म पहले आपको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। देखिए बैलेंस वन मतलब कि व्यू ऑफ बैलेंस वन व्यू समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ही जरूरी है। बेसिकली आप लोग को जो पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़े होंगे, उनको आइडिया होगा इस टर्म से, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। तो देखिए पहले होता है जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के कंपोनेंट हम देखते हैं।
सी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या? पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेप्ट। अब एक एक के बारे में आइए समझते हैं क्या क्या होता है। तो पब्लिक रिवेन्यू से बेसिकली मतलब होता है इनकम। देखिए, इनकम, इनकम मतलब जो पैसा आ रहा है, इन हो रहा है, इनकमिंग हो रही है पैसों की। रिवेन्यू जो इन हो रहा है, तो इसका मतलब अगर डेफिनेशन अगर देखें, द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट टू फंड पब्लिक एक्टिविटीज। अब देखिए, यहां बताया गया कि जो पब्लिक रिवेन्यू इनकम होता है वो किस लिए क्या होता है, वो होता है फंड जनरेटेड बाय गवर्नमेंट। किस लिए? पब्लिक एक्टिविटीज को फंडिंग करने के लिए, मतलब फुलफिल करने के लिए। क्या करता है हमारा जो गवर्नमेंट, क्या करता है, रिवेन्यू जनरेट करता है, उसको बोला जाता है पब्लिक रिवेन्यू। अब देखिए सोर्स क्या है पब्लिक रिवेन्यू के, बेसिकली सोर्स क्या है, तो एक तो होता है टैक्स, एक होता है नॉन टैक्स। अब सोर्स क्या है पब्लिक रिवेन्यूज के? टैक्स रिवेन्यू, दूसरा होगा नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब देखिए, टैक्स रिवेन्यू में आपका क्या क्या आ जाएगा? रिवेन्यू बेसिकली देखिए, टैक्स रिवेन्यू में आपका डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है आपका? इनकम टैक्स आता है। देखिए, ये सब बेसिकली स्टैटिक्स चीजें हैं, इसको आप लोग को पहले से पता होना चाहिए, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे इतना जो मैं बता रहा हूँ बहुत काफ़ी है। तो आप लोग देखिए, टैक्स, हमारा टैक्स रिवेन्यू दो टाइप के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जिसमें हमारा इनकम टैक्स होता है, एंड दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें आपका आएगा जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, इस सबको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए, जो टैक्स रिवेन्यूज होता है बेसिकली उसका पर्पज होता है आपका टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर स्टेट फंक्शन विदाउट क्रिएटिंग लाइबिलिटीज एंड टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम्स। तो हो गया आपका टैक्स, हो गया जो हमारा टैक्स रिवेन्यू होगा। अब नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है? अब नॉन टैक्स रिवेन्यू भी तो देखना है। नॉन टैक्स रिवेन्यू आपका बेसिकली होता है फीस वगैरह, जैसे होता है ना फीस, फाइन्स, जो सारे फाइन्स वगैरह मारते हैं, डिविडेंड्स एंड ग्रांट्स। सी, जो हमारे नॉन टैक्स में आएंगे वो आपके होंगे फीस वगैरह होंगे, फाइन्स जो होगा, डिविडेंड्स होगा, डिविडेंड्स जो कि फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस से जो डिविडेंड्स लिया जाता है वो हो गया, और ग्रांट्स वगैरह होते हैं, तो ये हमारे हो गए नॉन फीस रिवेन्यू हो गए। तो आपको आप आइडिया लग गया होगा कि पब्लिक रिवेन्यू क्या होता है। इनकम्स होता है बेसिकली द फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट टू फंड पब्लिक एक्टिविटीज। बेसिकली रिसोर्सेज क्या है पब्लिक रिवेन्यूज के? दो हैं, टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। और टैक्स में हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, नॉन टैक्स में आपका फाइन, फीस, डिविडेंड्स एंड ग्रांट सारे आएंगे। अब देखिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, आपका जो खर्च होता है उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर। आप कितना एक्सपेंड करना है, तो क्या है आपका स्पेंडिंग, स्पेंडिंग को बोला जाता है स्पेंडिंग। डिफिनीशन अगर हम देखें तो इसको, इसका डिफिनीशन है स्पेंडिंग इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज टू फुलफिल ऑब्लिगेशन प्रोवाइडेड पब्लिक गुड्स एंड बूस्ट सोशल वेलफेयर। स्पेंडिंग इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज
टू फुलफिल टू फुलफिल ऑब्लिगेशन, प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, एंड बूस्ट सोशल वेलफेयर। मतलब कि अगर एक्सपेंडिचर, मतलब अगर देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, मतलब एक्सपेंड कर रहा है, तो किस में करेगा? सोशल वेलफेयर के लिए करेगा, पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए करेगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग के लिए अगर जो हमारा कुछ एक्सपेंड हो रहा है उसी को तो बोला जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, पब्लिक के ऊपर किया गया खर्चा। अब एक्सपेंडिचर भी देखिए दो टाइप के बेसिकली होते हैं, एक तो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसको बोला जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। मींस डे टू डे ऑपरेशन में जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बोला जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब हमारा क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म एसेट के डेवलपमेंट के लिए होता है, जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लॉन्ग टर्म एसेट हो गया, लॉन्ग टर्म एसेट मतलब कुछ चीजें मशीनरी पे हो गया, कुछ चीजें हम डेवलप कर रहे हैं उस पे हो गया, तो बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा। अब पब्लिक डेप्ट के बारे में समझते हैं, पब्लिक डेप्ट क्या होता है। देखिए हमारा तीसरा टर्म है पब्लिक डेप्ट। तो पब्लिक डेप्ट आपका होता है द टोटल मनी बारोड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक और एक्सटर्नल सोर्स टू कवर बजट डेफिसिट। अब देखिए बजट की मान लीजिए अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमारा गवर्नमेंट क्या करता है? बोरो करता है, कुछ पैसा बोरो करता है, जैसे इंटरनेशनल एजेंसी से होता है या तो कोई डोमेस्टिक एजेंसीज होते हैं, बड़े बड़े किसी कंपनी से हमारा गवर्नमेंट क्या होगा, जो बजट की डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करने के लिए जो बोरो लेता है, जो उधारी लेते हैं, जिसको बोलते हैं कर्ज, उसको बोला जाता है पब्लिक डेप्ट, मीन्स बारोइंग। बोरोइंग मीन्स द टोटल मनी borrowed by the government from domestic or external source to cover budget deficit। अब देखिए अब सोर्स क्या होगा, पब्लिक डेप्ट के सोर्स क्या क्या होंगे? सोर्स एक तो होगा इंटरनल डेप्ट, अब तो एक तो इंटरनल डेप्ट होगा, एक होगा एक्सटर्नल डेप्ट। अब इंटरनल डेप्ट में क्या होगा? जैसे बैंक हो गया, सिटीजन बैंक से हम ले लें, गवर्नमेंट किसी बैंक से ले लिया, या तो सिटीजन कोई पैसे वाला है उस सिटीजन उससे ले लिया। एंड एक्सटर्नल डेप्ट में देखिए क्या क्या आएगा? फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन से ले लिया, फॉरेन गवर्नमेंट से पैसे ले लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ले लिए, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सब क्या है? इंटरनेशनल सोर्स से हो गया, डेप्ट लिया गया। अब जो हमारा रोल होता है पब्लिक डेप्ट का, इसका क्या रोल होता है? यूज व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू टू फंड डेवलप प्रोजेक्ट आर ओवरकम फाइनेंशियल इमरजेंसीज। अब देखिए सब किस लिए लिया जाता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी से ओवरकम के लिए। जब हमारा जो बजट हमारा होता है वो डेफिसिट हो जाता है तो हमारा गवर्नमेंट बारो करता है, इधर इंटरनल सोर्स से या एक्सटर्नल सोर्स से। तो ये तो रहा हमारा सारा जो टर्म्स हो गए, बेसिकली कंपोनेंट्स हो गए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कंपोनेंट्स हो गए। बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हमने बताए हैं, 3। पहला हो गया आपका पब्लिक रिवेन्यू, दूसरा हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा हो गया पब्लिक डेप्ट। तो अब आइए जो आपका प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग में जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल था उसके ऊपर आते हैं।
सी हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है बजटिंग का वो है बजट शुड बी अ बैलेंस वन। शुड बी अ बैलेंस वन। बैलेंस वन का मतलब जो हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा और एस्टिमेटेड रिवेन्यू जो होगा वो क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा दिस मीन्स दैट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड द एस्टिमेटेड रिवेन्यू। तो ये होगा क्या, बैलेंस होगा। जैसे हमारा एस्टिमेटेड रिवेन्यू हमने मान लीजिए 60 करोड़ कर दिया, गवर्नमेंट ने बजट में एस्टिमेटेड रिवेन्यू किसी ऑर्गेनाइजेशन का 60 करोड़ दिखा दिया, बट उस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 70 करोड़ हो गया। तो ऐसा बैलेंस हुआ, नहीं हुआ। तो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कि जो हमारा एस्टिमेटेड जो होगा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इसी के इनलाइन करना चाहिए, 60 करोड़ के ही इनलाइन होना चाहिए। अब देखिए इसमें दो टर्म आता है, एक तो होता है सरप्लस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट तो सिंपल सा फंडा समझिए, जो आपका हमारा सरप्लस मतलब ज़्यादा होता है, और ज़्यादा कब होगा, हमारा जब रिवेन्यू जो एस्टिमेटेड रिवेन्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा किससे, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से। सिंपल समझिए, रिवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा, रिजल्ट सरप्लस होगा, बजट सरप्लस में हो जाएगा। और व्हेन रिवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंडिचर तो क्या होगा, रिजल्ट डेफिसिट हो जाएगा। ये दो टर्म आपको मिलेगा इसमें। तो हमारा क्या होगा, देखिए दिस मीन्स दैट द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड द एस्टिमेटेड रिवेन्यू। इन अदर वर्ड, ए बैलेंस बजट इज वन विच द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मैचेस द एस्टिमेटेड रिवेन्यू। If the estimated revenue is more than the estimated expenditure, it is called surplus budget, and if the estimated revenue is less than the estimated expenditure, it is called deficit budget. सी आप लोग अगर डाउट में होंगे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिवेन्यू क्या होता है, तो उसको मैं आप लोग को समराइज कर देता हूँ। देखिए एस्टिमेटेड रिवेन्यू मतलब कि गवर्नमेंट का एक फोरकास्ट होता है, बेसिकली क्या होता है, एक अनुमान होता है, जिसको बोल सकते हैं एसेस होता है, असेसमेंट कि अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा गवर्नमेंट कितना रिवेन्यू जनरेट करेगा। और रिवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा, टैक्स से होगा, फीस से होगा, प्रॉफिट से होगा, डिविडेंड से होगा। और डिविडेंड क्या होता है, मनी अर्न फ्रॉम शेयर्स द गवर्नमेंट ओन इस बिग कंपनी। जो कंपनी डिविडेंड होता है, मतलब जो बिग बिग कंपनियां होते हैं उनमें जो शेयर्स होते हैं उससे जो पैसे आते हैं उसको डिविडेंड्स बोला जाता है। तो बेसिकली जो इनकमिंग पैसे होंगे, इनकमिंग पैसों का जो एस्टिमेशन होता है, मतलब कि असेसमेंट होता है, फोरकास्टिंग होता है कि अपकमिंग ईयर में हमारा गवर्नमेंट इतना पैसा अर्न करेगा, उसको बोला जाता है एस्टिमेटेड रिवेन्यू। और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बोलता है मनी गोइंग आउट। मनी गोइंग आउट मतलब कि एक अनुमान होता है कि एक एस्टिमेशन होता है कि अपकमिंग ईयर में हमारे गवर्नमेंट इतना पैसा क्या करेगा, आउट करेगा। और वो किस चीज़ में आउट करेगा, डेली कॉस्ट में होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सैलरीज, सारे सब के लिए जो होगा वो होगा हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। आई होप आपको अब आइडिया एकदम क्लियर हो गया होगा बैलेंस व्यू क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ बजटरी में। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल चलते हैं। एस्टिमेट शुड बी ऑन अ कैश बेसिस। ऑन अ कैश बेसिस। सी कैश बजटिंग, कैश बेसिस, इसको कैश बजटिंग भी बोला जाता है। दिस मीन्स दैट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एस्टिमेट्स ऑफ बजट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्चुअली स्पेंट और रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब देखिए जो हमारा कैश बजटिंग, बेसिकली कैश बेसिस पे जो हमारा एस्टिमेट शुड बी ऑन कैश बेसिस, मतलब कैश बजटिंग होना चाहिए। अब कैश बजटिंग क्या होता है, कैश बजटिंग होता है कि जो हम एस्टिमेशन करेंगे, जो एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू का एस्टिमेशन करेंगे, वो एक्चुअल में होना चाहिए कि एक्चुअल में जो, मतलब रियल में जो कितना पैसा हमारे पास इनकमिंग हो रहा है, कितना आउटगोइंग हो रहा है उस ईयर में। तो इसको बोला जाता है कैश बजटिंग। और इसका अपोजिट होता है कैश बजटिंग का, रेवेन्यू बजटिंग। द अपोजिट ऑफ द कैश बजटिंग इज कॉल्ड रेवेन्यू बजटिंग। और जिसके अंदर क्या होता है, अंडर विच द बजटिंग एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर ऑन अ डिमांड एंड लायबिलिटीज बेसिस। अब देखिए रेवेन्यू बजटिंग में क्या होगा, डिमांड एंड लायबिलिटीज बेसिस पे क्या होगा, एस्टिमेशन होगा, एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। दैट इज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एक्यूर्ड इन अ financial year are included in the budget of the financial year regardless of whether they are actually realized or incurred in the financial year। अब देखिए इसमें क्या होगा, हुआ तो एक्चुअली में रियलाइज होगा या तो इंकर्ड होगा, उस फाइनेंशियल ईयर में होगा। बट इसमें देखो याद रखने वाली चीजें ये है, देखिए यूएसए, यूके एंड इंडिया हैव द कैश बजटिंग। अब कैश बजटिंग कहाँ कहाँ है, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूके यूएसए इंडिया हैव अ कैश बजटिंग, and while France and some other continental countries have a revenue budgeting।
देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, फीचर्स, थोड़ा कैश बजटिंग का फीचर्स बताया गया है। कैश बजटिंग फैसिलिटेट एन अर्ली क्लोजर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स देन रेवेन्यू बजटिंग। द डिलेड अकाउंट लॉस मच ऑफ दियर वैल्यू फॉर पर्पज ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ये तो रहा हमारा कैश बजटिंग का। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, वन बजट फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखिए ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कि जितना रेवेन्यू का ट्रांजेक्शन हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में एक बजट होना चाहिए, मतलब कि सारे फाइनेंशियल ईयर के लिए, सॉरी सारे ट्रांजेक्शन के लिए एक बजट होना चाहिए। सी, दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट शुड इनकॉर्पोरेट ऑल इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट इन अ सिंगल बजट। तो देखिए इसको एक बोला जाता है सिंगल बजट होता है, एक होता है प्लूरल बजट। सिंगल बजट में क्या होगा, गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट सारे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिंगल बजट में सारों का प्लान क्या करेगा, एस्टिमेट कर देगा। और प्लूरल बजट में क्या होगा, डिपार्टमेंटल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग क्या होगा, बजट बनेगा, तो इसको बोला जाता है प्लूरल बजट। देखिए द अपोजिट ऑफ द सिंगल बजट इज प्लूरल बजट अंडर विच सेपरेट डिपार्टमेंट वाइज बजट आर प्रिपेयर्ड। द सिंगल बजट सिस्टम रिवील्स द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट एज अ होल। अब देखिए सिंगल बजट में क्या होगा, वो क्या करेगा, जो सिंगल बजट रिवील्स करेगा गवर्नमेंट का पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन एज ए होल। अब अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग बनेगा तो हम उससे पूरे गवर्नमेंट का फाइनेंशियल पोजीशन तो पता नहीं कर पाएंगे, उसमें तो ईच डिपार्टमेंट का हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। तो ये तो रहा हमारा प्लूरल बजट का थोड़ा सा फीचर्स और सिंगल बजट का फीचर्स। देखिए अब किस किस कंट्रीज में सिंगल बजट है, किस किस कंट्रीज में प्लूरल बजट है, उसको आपको देखना है। सी, द यूके एंड यूएसए हैव अ सिंगल बजट। यूके यूएसए हैज अ सिंगल बजट while France, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी हैव अ प्लूरल बजट। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यहाँ पे देखिए रिवेन्यू बजटिंग है और यहाँ पे प्लूरल बजटिंग है। while यूके, यूएसए, इंडिया हैव अ कैश बजटिंग एंड यूएसए एंड यूके हैव अ सिंगल बजटिंग, बट इंडिया हैज टू बजट विद जनरल बजट एंड रेलवे बजट, बट ये भी मर्ज हो गया। इसको हम स्पेसिफिक डेट बताएंगे कि हमारा रेलवे बजट कब मर्ज होकर सिंगल बजट बन गया इंडिया में। नाउ सी, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, बजटिंग शुड बी ग्रॉस एंड नॉट अ नेट। अब देखिए जो हमारा बजटिंग होगा वो ग्रॉस पे होगा, नेट पे नहीं होगा। तो आइए आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ग्रॉस और नेट क्या होता है। सी, आप मान लीजिए आप इंप्लॉई हो, आप सैलरीड पर्सन है, आपके खाते में आप मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपका एक होगा सैलरीज, ठीक है। तो सैलरीज में भी होगा, एक ग्रॉस पे होगा और एक होगा नेट पे। तो ग्रॉस होगा आपकी टोटल जो सैलरीज बन रही है, जिसमें आपका बेसिक पे होगा, अलाउंसेस होगा, सब कुछ जो भी मिलेगा उसको बोला जाएगा ग्रॉस। और एक हुआ नेट, जो आपके खाते में आएगा, जो आपके इन हैंड सैलरीज होगा, जिसमें सब कुछ माइनस हो जाएगा नेट में। आपका जो ईएमआईज होगा, जो इनकम टैक्स वगैरह होंगे, सब कट के जो आएगा खाते में, उसको बोला जाएगा नेट। So this means that all transaction of receipts and expenditure of the government should be fully and separately shown in the budget and not merely the resultant net position। देखिए इसमें बजटिंग शुड बी ग्रॉस एंड नॉट नेट का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा, चाहे तो गवर्नमेंट का रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट का जो इनकम ट्रांजैक्शंस होंगे उनके, या तो जो स्पेंडिंग मतलब कि एक्सपेंडिचर होंगे गवर्नमेंट के, उसको क्या होगा, क्लियरली मेंशन किया जाएगा बजट में। This practice of deducting receipts from expenditure, vice versa, and preparing the budget for net receipts or expenditure is not a sound principle of budgeting. This is because it reduces the legislative control over finances due to incomplete accounts. तो देखिए अगर बताया गया कि अगर हम मान लो हम अपना जो एस्टीमेट दे रहे हैं, ऐसा करें कि जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर वगैरह कम करके है, जो बैलेंस बच रहा है बस हम उसका एस्टिमेशन दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल हो जाए, क्या होगा, वो वीक पड़ जाएगा। इसलिए बताया गया कि जो हमें ग्रॉस पे होना चाहिए। ग्रॉस पे होगा तो टोटल कितना हमें इनकम रिसिप्ट हो रहा है, टोटल कितना इनकम हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसका हमें क्लियरली मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, एस्टिमेटिंग शुड बी क्लोज। एस्टिमेटिंग शुड बी क्लोज का मतलब कि जो हमें एस्टिमेशन बताएंगे कि हमारा जो अप्रोप्रिएशन होगा, हमारा जो फोरकास्टिंग होगा कि हमारा गवर्नमेंट इनकम रिवेन्यू जनरेट करेगा इनकमिंग ईयर में सो एंड सो, मान लीजिए 10 करोड़ हमारा इनकम जनरेट करेगा। ये क्या होना चाहिए, एकदम क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एस्टिमेटेड रिवेन्यू 10 करोड़ बता रहे हैं और हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 1.2 करोड़ हो जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और मान लीजिए कोई भी जो भी डिपार्टमेंट अपना प्लान दे रहा है, अपना बजट दे रहा है अपने डिपार्टमेंट के लिए, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट वगैरह, वो एकदम क्लोज देना चाहिए, एकदम कि मतलब एक सटीक होना चाहिए, ताकि कोई मतलब कि मिसयूज ना हो फंड का और कोई कमी ना हो जाए बीच में। सी, दिस मीन्स दैट बजट
budgetary estimate should be as exact as possible. This is because overestimating lead to excessive taxation and underestimating lead to ineffective execution of the budget. Close budgeting also means that particular item of expenditure should be specified and there should be no demand for lump sum grant. अब इसमें बताया गया कि अगर हमें क्लोज एस्टिमेशन करें तो इससे होगा कि जो आपने आइटम मतलब जो भी एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो बहुत ही क्लोज होगा, बहुत ही स्पेसिफिक होगा, और इससे क्या होगा, हमें हमारा जो भी एग्जीक्यूशन के लिए हमें फंड कम नहीं पड़ेगा। रूल ऑफ लैप्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ लैप्स। आप लोग इंडिया में सुने होंगे मार्च रस मीन्स जो भी हमारे गवर्नमेंट कंपनी होती हैं, जो भी मतलब ही अंडरटेकिंग्स है, वो क्या होंगे, मार्च में बहुत ज़्यादा अपना फंड को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। क्यों इसी को बोला जाता है मार्च रस? क्यों? क्योंकि मार्च जो हमारा लेजिस्लेटिव जो हमारा फंड ग्रांट करता है वो 1 साल के लिए ग्रांट करता है। कब? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 31 मार्च के बाद जो भी फंड रिमेनिंग होंगे, बैलेंस होंगे, वो क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, वो लेजिस्लेचर के पास चला जाएगा फंड, अब वो एग्जीक्यूटिव के पास नहीं रहेगा। इसलिए हमारा एग्जीक्यूटिव चाहता है कि 31 मार्च आने से पहले हमारा सारा जो भी फंड हो खर्च हो जाए, मतलब जो भी हमने एस्टिमेशन दिया हो उसके अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ बैलेंस में रहे, तो उसको बोला जाता है रूल ऑफ लैप्स। सी द बजट शुड बी ऑन एनुअल बेसिस, दैट इज द लेजिस्लेचर शुड ग्रांट मनी टू द एग्जीक्यूटिव फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। इफ द ग्रांटेड मनी इज नॉट स्पेंट बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देन द बैलेंस वुड एक्सपायर एंड शुड बी रिटर्न टू द ट्रेजरी। यही होता है। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज द रूल ऑफ लैप्स। द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया एंड यूके इज 31 मार्च टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च। देखिए पॉइंट इसमें याद करने वाला यह है कि यूके और इंडिया में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, वाइल इन यूएसए फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून तक है, एंड फ्रांस 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। फ्रांस में तो पूरा 1 साल बोल सकते हो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। फ्रांस का देखिए बहुत ही सिंपल है, बाकी याद करना है आपको। यूके एंड इंडिया 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यूएसए 1 जुलाई टू 30 जून, फ्रांस 1 जन टू 31 दिसंबर। Now next principle है revenue and capital portion should be separated. Revenue and capital portion should be separated. So this means that the current financial transaction of the government should be distinguished from the transaction of a capital nature, and two must be shown in 2 separate parts of the budget called revenue budget and capital budget. अब देखिए revenue budget and capital budget मैं आपको बताता हूँ। सी आप लोग को देखिए एक एक पॉइंट, भले इसका वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाए बट क्या वो पॉइंट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जैसे रिवेन्यू कैपिटल बजट आया एंड कैपिटल बजट आया है तो उसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं एक एक करके। ये हमारा रिवेन्यू बजट, एंड हमारा इधर लिख दिया कैपिटल बजट। तो देखिए रिवेन्यू बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट्स का जो एवरीडे का जो इनकम होगा और डे टू डे ऑपरेशनल के लिए जो एक्सपेंडिचर आएगा उसको बोला जाता है रिवेन्यू बजट। सी यहाँ मैं आप लोग को डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ के लिख लो और याद भी कर लो। देखिए जो इसका डिफिनेशन रिवेन्यू बजट क्या करता है, कवर्स द गवर्नमेंट्स रिकरिंग बोला जाता है। देखो बहुत ही रिकरिंग मतलब होता है एवरीडे रिकरिंग इनकम एंड डे टू डे एक्सपेंडिचर। तो हो गया हमारा रिवेन्यू बजट, मतलब कि गवर्नमेंट का जो इनकम मतलब एवरीडे का जो इनकम होगा गवर्नमेंट का इनकम, और इनकम कहाँ से होगा अब इसका भी जाइए बताते हैं कैसे होगा। सी इसमें भी 2 बार इसका होता है एक रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए गवर्नमेंट्स रिकरिंग इनकम वो हमारा हो गया रिवेन्यू रिसिप्ट, एंड डे टू डे एक्सपेंडिचर मतलब ऑपरेशन के लिए जो भी डे टू डे ऑपरेशनल के लिए गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको भी बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो आप देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, इनकम फ्रॉम टैक्स,
क्या हो गया अपना रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जिसमें आपका आ जाएगा इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब क्या हो गया आपके, एंड नॉन टैक्स आएगा। एंड नॉन टैक्स में जैसे आ जाएगा, नॉन टैक्स में आ जाएगा फी, फाइन्स, ईटीसी, ये सब आ जाएगा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स है गवर्नमेंट के डे टू डे ऑपरेशनल के लिए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का देखिए बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आ जाएगा तो आपका गवर्नमेंट जैसे सैलरीज वगैरह देती है, इंटरेस्ट पेमेंट करती है, सब्सिडीज देती है, मेंटेनेंस वगैरह कराती है, तो ये सब हमारा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कॉस्ट फॉर रेगुलर ऑपरेशन, इसको बोला जाता है कॉस्ट फॉर रेगुलर ऑपरेशन के लिए जो कॉस्ट होता है उसमें आता है, जैसे सैलरीज हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, सब्सिडीज हो गया, ये क्या हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब बात करते हैं अपना कैपिटल बजट की। अब देखिए हमारा कैपिटल बजट क्या होता है, मैनेज कैपिटल रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग एसेट और रिड्यूसिंग लायबिलिटीज। सी मैनेज कैपिटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग एसेट। अब इसमें भी देखिए दो टाइप हो गया हमारा, एक तो हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, देखिए कैपिटल रिसिप्ट वहां से होता है जैसे हम पीएसयूज वगैरह को बेचते हैं, सेलिंग पीएसयूज, और लोन बारो करते हैं फ्रॉम अदर गवर्नमेंट, तो ये सब क्या हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह से हम रोड बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो देखिए हमने कैपिटल रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट समझ लिया है, तो यहाँ देखिए बताया गया है जो हमारा प्रिंसिपल है बजटरी का, जो प्रिंसिपल है वो होना चाहिए रिवेन्यू एंड कैपिटल पोर्शन शुड बी सेपरेट होना चाहिए। हमारा जो रिवेन्यू बजट होगा वो और जो कैपिटल बजट होगा उसको हम सेपरेट बनाएंगे। दिस मीन्स दैट करेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ द कैपिटल नेचर। देखिए अब हमारा जो ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर में हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और जो हम रेवेन्यू नेचर में कर रहे हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा गवर्नमेंट कितना जनरेट कर रहा है खुद से और गवर्नमेंट कितना मतलब लोन वगैरह से जनरेट कर रहा है, लायबिलिटीज एसेट क्रिएट कर रहा है, तो इस हमें क्लियरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, फॉर्म ऑफ एस्टिमेट शुड करस्पॉन्ड टू फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। See, this means that the form of budgetary estimates should correspond to the form of account to facilitate effective financial controls। अब देखिए इसमें बताया गया कि जो हमारा एस्टिमेशन होगा वो करस्पॉन्ड टू अकाउंट होगा, ताकि अकाउंट की अगर करस्पॉन्ड होगा तो हमारा सारा चीज क्या होगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा और हमें बेटर अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल द बजटरी हेड्स एंड अकाउंटिंग हेड्स आर सेम इन इंडिया, दैट इज मेजर हेड्स, माइनर हेड्स एंड सब हेड, डिटेल हेड। देखिए सब ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट आप लोग को देखिए जो हेडिंग है इतना पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल है हमारा बजटरी का। तो अब देखिए अब हमने बजटरी के प्रिंसिपल देखिए, अब फॉर्म्स देखेंगे। बजटरी के फॉर्म्स और सिस्टम, बेसिकली मेथड्स क्या है, वे क्या है, क्या क्या तरीका है हमारा बजटरी सिस्टम का, बजटिंग का। नाउ सी द फॉर्म और सिस्टम ऑफ बजटिंग विच हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर एक्सप्लेन्ड बिलो। अब देखिए यहाँ कुछ टाइप है, कुछ मतलब कि मेथड्स हैं बजटिंग के, उसको यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सी पहला देखिए हमारा फॉर्म्स है या सिस्टम है लाइन आइटम बजटिंग। अब देखिए इसमें जो जो पॉइंट मैं बोलूंगा मार्क करने के लिए वो आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिकली ये फॉर्म और सिस्टम ऑफ बजटिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत एमसीक्यू आते हैं इससे। सी लाइन आइटम बजटिंग, लाइन आइटम बजटिंग दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल बजटिंग और कन्वेंशनल बजटिंग। राइट डाउन कर लीजिए, इसको क्या क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बजटिंग, कन्वेंशनल बजटिंग। दिस सिस्टम ऑफ बजटिंग डेवलप्ड इन 80th and 90th century, it emphasizes
on the item object of expenditures without highlighting its purpose and conceals budget in financial terms। देखिए लाइन आइटम बजटिंग में हम क्या करेंगे, जिस इसको बेसिकली आइटम के एक्सपेंडिचर के ऊपर हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन देंगे, और बेसिकली उसका क्या पर्पज है, किस लिए, सब नहीं मेंशन करेंगे। बस उस जिस आइटम के लिए हम बजट एस्टिमेशन बनाएंगे उसका एक्सपेंडिचर को शो करेंगे बजट में। तो हमारा क्या है, बहुत ट्रेडिशनल मेथड्स बजटिंग का है, और इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल बजटिंग। In other words, it present budget in terms of objectives, that is line item classification. Under this system, the amount granted by the legislature on a specific item should be spent on that item only। हाँ, अब देखिए इसका एक फीचर से भी है कि जो हमारा लेजिस्लेचर फंड ग्रांट करेगा स्पेसिफिक आइटम के लिए ग्रांट करेगा, और जो वो फंड होगा वो उसी स्पेसिफिक आइटम के खरीदने या खर्च करने में ही होना चाहिए। तो इससे एक फायदा भी हुआ कि हमारा जो मिसयूज हुआ बजट का वो नहीं होगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक आइटम के लिए क्या हो रहा है, फंड ग्रांट कर रहा है लेजिस्लेचर, और वो स्पेसिफिक आइटम क्या होगा, हमारा प्रोक्योर किया जाएगा, जो भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, बजट का मिसयूज नहीं होगा, और क्या होगा, हमारा अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेचर का अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो रहेगा। The objective of this budget are to prevent wastage, overspending, misuse of money granted by the legislature to the executive। So देखिए क्या था इसके बेसिकली फीचर्स थे। दिस सिस्टम ऑफ बजटिंग फैसिलिटेट मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। अब देखिए अब इस टाइप का अगर हम बजटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, मैक्सिमम कंट्रोल होगा, किसका, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल होगा मैक्सिमम, क्योंकि हम स्पेसिफिक आइटम के लिए बजट पास कर रहे हैं और उसी स्पेसिफिक आइटम के लिए हमारा क्या होना चाहिए, फंड स्पेंड होना चाहिए। In fact, the sole object of line item budgeting has been the accountability of funds, that is ensuring legality and regularity of expenditure। This system is also called incremental budgeting। और देखिए इसको incremental budgeting भी बोलते हैं। देखिए ट्रेडिशनल बजटिंग, कन्वेंशनल बजटिंग, incremental budgeting as funds are allotted on an incremental basis after identifying the existing base। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक आइटम के लिए बजट फंड ग्रांट कर रहे हैं तो कुछ बेस के थ्रू क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल बेसिस पे फंड को ग्रांट करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है, देखिए जो भी बहुत इंपॉर्टेंट बजटिंग है, फॉर्म्स ऑफ बजटिंग, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग, सी दिस सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग, द सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग अर्लियर कॉल्ड एज ए फंक्शनल बजटिंग। अब देखिए फंक्शनल बजटिंग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे देखिए हम लाइन आइटम बजटिंग में क्या करते थे, स्पेसिफिक आइटम के एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करते थे, उसका पर्पज हम नहीं मेंशन करते थे। बट परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या करेंगे, आइटम का पर्पज, फंक्शन, स्पेसिफिक जो प्रोग्राम होगा सब कुछ मेंशन करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल बजटिंग। सी द सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग और रियल कॉल्ड एज अ फंक्शनल बजटिंग और एक्टिविटी बजटिंग ओरिजिनेटेड इन यूएसए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परफॉर्मेंस बजटिंग को क्या बोलते हैं, फंक्शनल बजटिंग, एक्टिविटी बजटिंग, और एक कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, यूएसए में ओरिजिनेट हुआ था। द टर्म परफॉर्मेंस बजट वाज कॉइन्ड बाय द फर्स्ट हुअर कमीशन 1949। अब देखिए जो हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग है वो कॉइन्ड किया गया था फर्स्ट हुअर कमिटी के द्वारा, जो कि 1949 में बना था। एंड दिस कमीशन रिकमेंडेड द एडॉप्शन ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग इन यूएसए टू make effective management approach to budgeting। Accordingly, it was introduced in 1950 by the President Truman। अब देखिए इसमें जो खास बात ध्यान रखने वाली चीज है, आप लोग को परफॉर्मेंस बजटिंग का सिनोनिम्स क्या है, मतलब इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं फंक्शनल बजटिंग और एक्टिविटी बजटिंग। फर्स्ट ओरिजिनेट इन यूएसए, और इसको एडॉप्शन के लिए रिकमेंड किया था फर्स्ट हुअर कमीशन 1949 में, एंड इसका एडॉप्शन जो हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था यूएसए में 1950 में बाय प्रेसिडेंट ट्रूमैन के द्वारा। तो आप लोग को आइडिया इतना होना चाहिए, ये है इसका फैक्ट्स हैं, डेटाज हैं, इतना तो आप लोग को याद ही होना चाहिए। अनलाइक द आइटम बजटिंग, द परफॉर्मेंस बजट emphasizes on the purpose of expenditure rather than expenditure itself। It presents budget in terms of function, program, activity and projects। It establishes the correlation between physical performance or output and financial input aspect of each program and activity। Hence, it necessitates a functional classification of the budget। अब देखिए क्या होगा, हमारा एक फिजिकल रिलेशन क्रिएट करेगा कि हमें कितना इनपुट मिला, हम कितना आउटपुट दे रहे हैं। नाउ देखिए अभी ये तो हमारा रहा यूएसए के टर्म में। हम इंडिया के टर्म में देखिए, इन इंडिया द एडॉप्शन ऑफ परफॉर्मेंस बजट वाज रिकमेंडेड फर्स्ट बाय द एस्टीमेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन 1956। देखिए अब हम इंडिया की अगर बात करें, परफॉर्मेंस बजट इंडिया में
कब अडॉप्ट किया गया था? तो अडॉप्ट का नहीं, बट रिकमेंड फर्स्ट किसके द्वारा किया गया था? रिकमेंड फर्स्ट बाई एस्टीमेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट 1956 को। इन 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइटेड फ्रैंक डब्ल्यू क्राउज, एन अमेरिकन एक्सपर्ट, टू स्टडी द suitability and feasibility of this system of budgeting in India. Finally, the central government introduced performance budgeting in 1916 on the recommendation of Administrative Reform Commission. देखिए, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा जो परफॉर्मेंस बजटिंग हुआ था वो रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था? तो रिकमेंड किया गया था एस्टीमेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, जो कि 1956 में बना। और जो हमारा गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, एक्सपर्ट को, जो इनका नाम था फ्रैंक डब्ल्यू क्राउज, उनको क्या किया था? इनवाइट किया था कि इंडिया में आइए और परफॉर्मेंस बजटिंग का फिजिबिलिटी ऑन सूटेबिलिटी को स्टडीज कीजिए और बताइए क्या सही होगा इसको अडॉप्ट करना या नहीं। तो उन्होंने स्टडीज किया और अपना रिपोर्ट दिया। उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस बजटिंग इंडिया में 1968 में क्या किया? रिकमेंड कर दिया, मतलब कि इंट्रोड्यूस कर दिया। और किसके रिकमेंडेशन में? फर्स्ट एआरसी कमीशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशन पे। अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस बजटिंग, अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन द एडवांटेज ऑफ द परफॉर्मेंस बजट आर एज फॉलो। अब देखिए एआरसी ने परफॉर्मेंस बजट के कुछ बेनिफिट्स बताए हैं, उसको देखते हैं। इट प्रेजेंट मोर क्लियरली इट पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव फॉर विच द फंड्स आर सॉट बाय द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द पार्लियामेंट। बोला कि देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्लियरिटी ज़्यादा होगी और हमारा जो एग्जीक्यूटिव फंड्स मांगेगा पार्लियामेंट को, तो किस लिए फंड मांग रहा है उसको क्लियरली मेंशन करेगा। इट ब्रिंग आउट प्रोग्राम्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट इन फाइनेंशियल एंड फिजिकल टर्म्स। और देखिए और ये क्या होगा, एक रिलेशन क्रिएट करेगा कि कितना हमें फंड मिल रहा है और कितना आउटपुट दे रहे हैं उस फंड से, क्या हमें फिजिकल मतलब क्या चीज़ें हो रहा है, तो इसका एक क्लियर आउटलाइंस मिलेगा। इट फैसिलिटेट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर रिव्यू ऑफ द बजट बाय द पार्लियामेंट। अब ये क्या होगा, पार्लियामेंट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग करेगा, एक बेटर रिव्यू कर देगा कि क्या मतलब जो फंड अलॉट किया गया था वो सही यूज किया गया कि नहीं। इट इम्प्रूव द फार्मुलेशन ऑफ द बजट, और वो जो फार्मुलेशन ऑफ बजट को भी क्या करेगा, इम्प्रूव कर देगा। इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। और देखिए गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है उसको भी क्या करेगा, इम्प्रूव कर देगा। इट इंक्रीजेस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस। इट रेंडर परफॉर्मेंस ऑडिट मोर पर्पजफुल एंड इफेक्टिव। और देखिए इन 1968, अब देखिए जो हमारा परफॉर्मेंस बजट अडॉप्ट किया गया था 1968 में, तो फर्स्ट जब अडॉप्ट किया गया था ओनली जो अडॉप्ट किया गया था फर्स्ट टाइम में वो ओनली 4 मिनिस्ट्रीज में अडॉप्ट किया गया था, वो 4 मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेटर इन 1972-78 इट वाज एक्सटेंडेड टू अबाउट 32 डेवलपमेंटल डिपार्टमेंटल्स। नाउ नेक्स्ट देखिए प्रोग्राम बजटिंग। अभी तो हमने क्या दिखा, परफॉर्मेंस बजटिंग, अब देखिए प्रोग्राम बजटिंग। लाइक परफॉर्मेंस बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग आल्सो नोन एज प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, PPBS, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम भी बोला जाता है प्रोग्राम बजटिंग को। ये भी हमारा जो प्रोग्राम बजटिंग है वो भी ऑरिजिनेट हुआ था यूएसए में। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1965 बाई प्रेसिडेंट जॉनसन। और देखिए हमारा जो प्रोग्राम बजटिंग इंट्रोड्यूस हुआ था यूएसए में, कब हुआ था, 1965 में, एग्जैक्ट 15 साल बाद, वो भी प्रेसिडेंट जॉनसन के थ्रू। हाउएवर इट वाज अबंडन इन 1971, और खत्म 1971 में खत्म कर दिया गया। This system of budgeting integrates the planning, programming, and budgeting functions. It incorporates a scheme of planning in the budgeting process. In the words of K.L. Hada, program budget or performance planning, programming budgeting emphasizes the planning aspect of budgeting for selecting the best out of number of available program and for optimizing the choice in incoming economic terms while allocating फंड्स इन द बजट। देखिए प्रोग्रामिंग बजटिंग को जिसको बोला जाता है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग, इसका मेन फंक्शन था कि इसमें अवेलेबल प्रोग्राम्स को डाला जाए, मतलब कि जो भी बजटिंग का प्रोग्राम और प्लान है उसको भी हम एस्टिमेशन में करेंगे और अवेलेबल जो प्लान होगा उसमें से हम एक बेटर प्लान को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और उसी पे हम क्या होगा, फंड्स वगैरह अलॉट होगा। बट इसको क्या किया गया था, 1971 में एबंडन कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है बजटिंग वो है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग ZBB बहुत इंपॉर्टेंट है। सी द जीरो बेस्ड बजटिंग आल्सो ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए। देखिए सारा हमारा बजटिंग जो फॉर्म्स है सब यूएसए में डेवलप्ड हुआ था।
इट वॉज क्रिएटेड इन 1969 बाई पीटर ए फियर, ए मैनेजर ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री। और देखिए हमारा जो जीरो बेस्ड बजटिंग है फर्स्ट टाइम 1969 में पीटर ए फियर एक मैनेजर थे प्राइवेट इंडस्ट्री में क्या हुआ था, डेवलप्ड हुआ था। फिर इट वाज इंट्रोड्यूस इन यूएसए बाय प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर इन 1978। और गवर्नमेंट सेक्टर में कब हुआ था, 1978 बाई प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर के द्वारा। तो इतना देखिए, आपको इतना पॉइंट फैक्ट्स है, इसको याद रखना है। और मैक्स प्रॉब्लम है कि यही फैक्ट्स ही पूछेगा। सी लाइक द परफॉर्मेंस बजटिंग और प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग, द जीरो बेस्ड बजटिंग इज आल्सो रेशनल सिस्टम ऑफ बजटिंग। रेशनल सिस्टम मतलब कि एक लीगल टाइप से होगा, मतलब सब चीजें क्या होगा, लिखित में होगा। अंडर दिस सिस्टम एवरी स्कीम शुड बी रिव्यूड क्रिटिकली एंड रीजस्टिफाइड टोटली फ्रॉम जीरो और स्क्रैच बिफोर बीइंग इंक्लूडेड इन द बजट। अब देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग में मतलब कि जो हम किसी भी प्रोग्राम के लिए हम बजट प्लान कर रहे हैं तो उसका जो बेस रखेंगे हम जीरो रखेंगे, मतलब कि उसको हम एक फ्रेश बनाएंगे, फ्रेश बजट तैयार करेंगे। ना कि हम पुराने से लेंगे या तो टेक एज ए ग्रांट लेंगे कि इतना होगा लमसम करेंगे हम, या ना तो फोरकास्ट करेंगे। नहीं, हम कोई भी जो प्लान करेंगे उसका बजटिंग हम एक बेस जीरो मतलब एक जीरो से करेंगे, उसको एज ए न्यू समझ के हम बनाएंगे। मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग प्लान भी है फिर भी हम नहीं करेंगे जो हमारा प्रीवियस ईयर में इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इतना फंड लगा था तो इस साल भी इतना लगेगा, ऐसा नहीं करेंगे। हम अगर जीरो बेस्ड बजटिंग कर रहे हैं तो उसको फिर से रिव्यू करेंगे, जस्टिफाई करेंगे और बेस जीरो से रख के बजटिंग करेंगे। तो यही है हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग। सो दस द जीरो बेस्ड बजटिंग इन्वॉल्व द टोटल री एग्जामिनेशन ऑफ ऑल स्कीम्स फ्रेश मतलब कि न्यू फ्रॉम बेस जीरो, instead of following the incremental approach to budgeting which begins with the estimation of the current expenditures. In the words of Kel Hada, the basic feature of zero based budget is that the departments while preparing their budgets should not take anything for grants, therefore should start on a clean state. The budget making for the ensuing year should be started from zero instead of treating the current budget as the base of the starting point. जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया एकदम अच्छे से। Now see, CV Srinivasan define zero based budgeting as an operating planning budgeting process। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CV श्रीनिवासन जीरो बेस्ड बजटिंग को क्या डिफाइन किया है, एन ऑपरेटिंग प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस विच रिक्वायर्स ईच मैनेजर टू जस्टिफाई हिज इंटायर बजट रिक्वेस्ट इन डिटेल फ्रॉम स्क्रैच, हेंस द टर्म जीरो बेस। अब इसमें बताया गया कि जो हमारा मैनेजर होगा, जो प्लान बनाएगा, जो बजट बनाएगा, वो ईच बजट का जो प्लान होगा उसको क्या करेगा, एकदम फ्रेश से जस्टिफाई करेगा, उसका बेस जीरो रख के जस्टिफाई करेगा। एंड शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ टू ईच मैनेजर टू जस्टिफाई व्हाई ही शुड स्पेंड एनी मनी एट ऑल एज वेल एज हाउ द जॉब कैन बी डन बेटर। नाउ सी द एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक्स के एडवांटेज क्या है। इट एलिमिनेट्स और मिनिमाइज द लो प्रायोरिटी प्रोग्राम। अब देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग से क्या होगा, जो भी प्रोग्राम का, जो भी प्लान का प्रायोरिटीज क्या होगी, प्रायोरिटीज लो होगी, उसको क्या करेगा, वो मिनिमाइज कर देगा। इट इंप्रूव्स द प्रोग्राम इफेक्टिवनेस ड्रामेटिकली। अब क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम का इफेक्टिवनेस को ड्रामेटिकली क्या करेगा, बढ़ा देगा, इंप्रूव्स कर देगा। इट इंप्रूव्स द प्रोग्राम्स इफेक्टिवनेस ड्रामेटिकली। इट मेक द हाई इंपैक्ट प्रोग्राम्स टू ऑब्टेन मोर फाइनेंसेस। अब क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम्स का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्या कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर के जो प्रोग्राम है उनका क्या करेगा, उनको ज़्यादा फाइनेंस ऑब्टेन करेगा। इट रिड्यूस द tax increases. It facilitates critical review of the scheme in terms of their cost effectiveness and cost benefits. It provides for quick budget adjustment during the years. It allocates the scarce resources rationally. It increases the participation of the line personnel in the preparation of budget. In India, the zero-based budgeting was first introduced in the Department of Science and Technology in 1983. देखिए फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये MCQ में पूछा गया कि जीरो बेस्ड बजटिंग इंडिया में कब और कहाँ अडॉप्ट किया गया था। तो 1983 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट किया गया था, एंड ऑल द मिनिस्ट्री ड्यूरिंग 1986 to 87 फिजिकल ईयर्स में। नाउ नेक्स्ट है हमारा सनसेट लेजिस्लेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स है, ये बहुत बार कंसेप्ट पूछा गया और इसकी कंसेप्ट क्लियरिटी आप लोगों को होनी चाहिए। इट इज अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ पॉलिसी रिव्यू फॉर एलिमिनेटिंग द अनडिजायर्ड, आउटडेटेड, रिडुडेंट एंड इरेलीवेंट प्रोग्राम। देखिए सनसेट लेजिस्लेशन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, एक फॉर्मल प्रोसेस है किसका, पॉलिसी रिव्यू का, किस लिए, जो भी आउटडेटेड है, इरेलीवेंट है और रिडुडेंट जो भी प्रोग्राम है उसको क्या करे, एलिमिनेट कर सके। तो क्या है, फॉर्मल प्रोसेस ऑफ पॉलिसी रिव्यूइंग। In the word of K.L. Hada, it embodies the concept of self-retiring government program by providing for the termination of the statutory authorization of program.
और क्या करता है, देखिए केएल हडा ने क्या बोला, इट इम्बॉडीज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिटायरिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम। क्या है सेल्फ रिटायरिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम? बाय प्रोवाइडिंग द टर्मिनेशन ऑफ स्टेचुरी ऑथराइजेशन ऑफ प्रोग्राम। जो भी उस प्रोग्राम का स्टेचुरी ऑथराइजेशन होता है उसको टर्मिनेट कर देंगे तो क्या होगा, सेल्फ रिटायर हो जाएगा, मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कीम होगा खत्म हो जाएगा। दिस इज eschewed by placing time limits on government program in the legislative enactments themselves and providing for their automatic termination of the prescribed dates unless affirmatively recreated by legislature after conducting a detailed review। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या होगा, हमारा लेजिस्लेचर क्या होगा, एक डेट, एक आउटलाइन, एक डेट क्या करेगा, सेट कर देगा। अगर वो भी गवर्नमेंट उस प्लान को, उस स्कीम को उस डेट के अंदर क्या करेगा, नहीं एग्जीक्यूट कर पाएगा तो क्या होगा, वो आउटडेटेड हो जाएगा, तो उसको क्या होगा, प्लान को खत्म कर देंगे। द एडवांटेजेस ऑफ आर बेनिफिट ऑफ द सनसेट लेजिस्लेशन आर एज फॉलो। सी, इट इंश्योर्स इकोनॉमी इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, इट मेक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द न्यू प्रोग्राम्स, इट इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनलिटी बाय फैसिलिटेटिंग द रीलोकेशन ऑफ लिमिटेड फंड्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, it helps in overcoming the resistance meet within the executive for eliminating an ongoing program by shifting the major responsibility for its elevation of the legislature। देखिए अगर हम इन शॉर्ट एज लेमैन बात करें, सनसेट लेजिस्लेशन का पर्पस है कि जो भी इरेलीवेंट आउटडेटेड प्रोग्राम्स है उसको क्या करे, एलिमिनेट करे, और जो भी न्यू प्रोग्राम्स है, न्यू बेटरमेंट, न्यू इंपॉर्टेंस टाइप के प्रोग्राम है उनके लिए हम फंड अवेलेबल करा सके और उसको हम क्या करें, इंपॉर्टेंस दे सके। नेक्स्ट है हमारा टॉप डाउन बजटिंग। टॉप डाउन बजटिंग, देखिए टॉप डाउन बजटिंग, दिस सिस्टम ऑफ टॉप डाउन बजटिंग वाज इंट्रोड्यूस इन यूएसए इन 1981 ड्यूरिंग रीगन ईरा। देखिए ये भी जो टॉप डाउन बजटिंग है ये भी यूएसए में ओरिजिनेट हुआ था 1981 में, रीगन ईरा में। इट इज आल्सो नोन एज ए टारगेट बेस्ड बजटिंग। टारगेट बेस्ड बजटिंग भी देखिए इसको और बोला जाता है टारगेट बेस्ड बजटिंग। इट हैज द एलिमेंट ऑफ अर्लियर सिस्टम ऑफ बजटिंग, दैट इज परफॉर्मेंस बजटिंग, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ एंड जीरो बेस्ड बजटिंग। देखिए यहाँ बी होगा, जीरो बेस्ड बजटिंग एंड सनसेट लेजिस्लेशन। निकोलस हेनरी हैज डिफाइंड टॉप डाउन बजटिंग एज अ मेथड ऑफ एलोकेटिंग पब्लिक रेवेन्यू टू द एजेंसीज इन विच एजेंसी स्पेंडिंग लिमिट्स and obtain agency goals too are set by the chief executive officers of the government, while agency heads are permitted to attain their goals in the manner that they deem to be most effective within these centrally set spending limits। अब देखिए टॉप डाउन बजटिंग में जो हमारा मैनेजर होगा, जो टॉप में मैनेजर होगा, वो क्या करेगा, एक लिमिट सेट कर देगा और एक गोल देगा, किसको, अपने नीचे मतलब लोअर को, सबऑर्डिनेट को, कि हमें ये गोल पूरा करना है इतने टाइम में, इतने कॉस्ट में। तो ये हमारा क्या हुआ, टॉप डाउन बजटिंग हो जाएगा इन शॉर्ट अगर हम समझे तो टॉप डाउन बजटिंग को। So top down budgeting clearly empowers the central administration to set expenditure and programmatic goals. Therefore, it is complete reversal of the traditional budgetary process in governmental, which is bottom up. Bottom up. देखिए हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड क्या था, बॉटम अप मेथड था। बॉटम अप जो हमारी एजेंसीज होती थी, लोअर एजेंसीज होती थी, जिसको लाइन एजेंसी मान लीजिए हम बोलेंगे, वो डिपार्टमेंट्स क्या करते थे, एक प्लान देते थे कि हमें इतना फंड चाहिए और हमें इस फंड को हम ऐसे ऐसे खर्चा करेंगे। तो हमारा जो लेजिस्लेचर होगा फंड ग्रांट करता था। तो क्या हुआ, हमारा बॉटम अप, बॉटम देखिए जो हमारा एस्टिमेशन हुआ बॉटम से अप के पास गया। बट टॉप डाउन में क्या होगा, टॉप जो मैनेजर होगा वही फंड, वही एस्टिमेट करेंगे, वही प्लान बनाएंगे, वही फंड अलॉट करके बस केवल जूनियर मतलब जो डिपार्टमेंटल एजेंसीज होंगी उनको दे दिया जाएगा, उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि आप ऐसे से करो, और जो हमारा लोअर डिपार्टमेंटल एजेंसीज होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगी अकॉर्डिंग टू टॉप। तो हमारा फॉर्म्स ऑफ बजटिंग। तो देखिए अभी तक हमने बजट के बारे में कवर किया एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बजट को कवर किया एंड फॉर्म्स ऑफ बजट को कवर किया, एंड देन हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो फार्मूलेशन ऑफ बजट बनाएंगे। तो अभी जितना पढ़ाया गया है उसको आप लोग अच्छे से एक बार दो बार देखिए, बुक से भी जाइए, गो थ्रू होइए, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, शॉर्ट्स नोट बनाइए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन करने का मौका मिले। सो अभी के लिए थैंक यू।